मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आंकड़ा के संग्रह टॉपिक पर आज के इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चर्चा के मुख्य बिंदु, आंकड़ा के स्रोत, आंकड़ा प्राप्त करने की विधियां, जनगणना एवं प्रतिदर्श सर्वेक्षण। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक तालिका देख रहे हैं। इस तालिका में विभिन्न वर्षों में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन से संबंधित यह आंकड़ा दिखाया गया है। अब यहाँ पर एक समस्या है कि भारत में विभिन्न वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में उतार चढ़ाव की क्या प्रवृत्ति है, उत्पादन में कमी हुई है या वृद्धि हुई है। इस तथ्य को जानने के लिए आपको आंकड़े की आवश्यकता होती है। विभिन्न वर्षों में क्या उत्पादन हुआ है, इसका आंकड़ा संग्रह करने की आपको आवश्यकता होती है। तो आंकड़ा क्या है? आंकड़ा है, जैसे मान लिया जाए कि हम बात करें कि 1990-91 में भारत में कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ, तो आप जवाब दे पाते हैं 176 मिलियन टन। तो इसका मतलब है समस्या को समझने के लिए ये आंकड़ा सूचना प्रदान करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आंकड़ा क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए आंकड़ा एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को समझने में सहायक होता है। अब यहाँ पर समस्या क्या है? समस्या है भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति, और इसका समाधान अगर आप देते हैं कि 1990-91 से लेकर 2001-2 के बीच भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वृद्धि हो रही है 176 से 199 वृद्धि हो रही है। तो कोई भी व्यक्ति आपके इस कथन पर विश्वास नहीं करेगा जब तक कि आप उसको कोई साक्ष्य नहीं देते हैं। तो समस्या के समाधान के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना हमारा उद्देश्य होता है, इसलिए हम आंकड़ा संग्रह करते हैं। तो आंकड़ा संग्रह उद्देश्य किसी समस्या के स्पष्ट और ठोस समाधान के लिए साक्ष्य को दर्शाना होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ष कोई एक वर्ष नहीं लिया गया है, वर्ष का मान जो है वो बदलता चला जा रहा है, इसलिए वर्ष को हम चर कहेंगे। ठीक उसी प्रकार विभिन्न वर्षों में उत्पादन भी समान नहीं रह रहा है, तो उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उत्पादन को भी हम चर कहेंगे। तो चर किसे कहते हैं? चर या वेरिएबल, चर उस विशेषता को कहा जाता है जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है, जैसे आय, उत्पादन, उम्र आदि। चर को x, y, z आदि से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर वर्ष का मान अगर आप देख रहे हैं तो वर्ष का मान है 1970-71, 1978-79, 1979-80। तो इस एक पर्टिकुलर मान को 78-79 को हम प्रेक्षण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार उत्पादन के मान 132 है, 108 है, तो इस 132 और 108 को हम प्रेक्षण कहेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन किसी चर का प्रत्येक मान प्रेक्षण कहलाता है। अब प्रश्न है कि ये आंकड़े मिलते कहां से हैं? कहने का तात्पर्य है कि आंकड़ा हम कहां से प्राप्त करते हैं, किस किस स्रोत से हमें आंकड़ा मिलता है। तो आंकड़ा के स्रोत के आधार पर हम आंकड़ा को दो भागों में बांटते हैं, एक प्राथमिक आंकड़ा और एक द्वितीयक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा क्या है? प्राथमिक आंकड़ा में जब गणनाकार प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करता है और उससे साक्षात्कार करता है, उसे पूछताछ करता है, उसे जांच पड़ताल करता है, और वहां से जांच पड़ताल करके जब आंकड़ा वो संग्रह करता है, तो इसे हम प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। प्राथमिक आंकड़ा की सत्यता और विश्वसनीयता गणनाकार पर निर्भर करती है। गणनाकार कौन व्यक्ति है? तो गणनाकार वह व्यक्ति है जो आंकड़ा संग्रह करता है। द्वितीयक आंकड़ा क्या है? द्वितीयक आंकड़ा में एक व्यक्ति आंकड़ा संग्रह करता है, उसको संधारित करता है, और फिर एक व्यक्ति के द्वारा संग्रहित और संशोधित आंकड़ा को जब कोई दूसरा व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है तो उसे हम लोग द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। तो द्वितीयक आंकड़ा के स्रोत हम लोग सबसे पहले देखें। द्वितीयक आंकड़ा हमें मिलता है पेपर से, द्वितीयक आंकड़ा मिलता है हमें मैगजीन से, पुस्तक से, या फिर किसी ऑफिस या संस्था में आंकड़े संधारित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, वहां से भी हम ला सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्वितीयक आंकड़ा के दो स्रोत हुए, एक प्रकाशित और एक अप्रकाशित। प्रकाशित स्रोत वे स्रोत हैं जहां पर प्राथमिक आंकड़ा का प्रकाशन हो चुका होता है, जैसे
किसी जर्नल में, किसी मैगजीन में, या किसी पुस्तक में, या फिर किसी पेपर में, या इंटरनेट पर जो भी आंकड़े प्रकाशित होते हैं उन सभी वे सारे स्रोत द्वितीयक आंकड़ा के प्रकाशित स्रोत कहलाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्राथमिक आंकड़ा हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो प्राथमिक आंकड़ा प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं? प्राथमिक आंकड़ा प्राप्त करने की 3 विधियां हैं। एक है वैयक्तिक साक्षात्कार विधि, पर्सनल इंटरव्यू मेथड। दूसरा है टेलीफोन साक्षात्कार विधि, टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। और तीसरा है डाक द्वारा सर्वेक्षण विधि। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वैयक्तिक साक्षात्कार विधि क्या है। वैयक्तिक साक्षात्कार विधि में जो गणनाकार होते हैं वे उत्तरदाता से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करते हैं और उनसे सूचनाएं एकत्रित करते हैं। टेलीफोन साक्षात्कार विधि में गणनाकार टेलीफोन के माध्यम से उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करते हैं और फिर उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर उनसे सूचनाएं एकत्रित करते हैं। डाक द्वारा सर्वेक्षण विधि में प्रश्नावली को डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास पहुंचाया जाता है और उनसे एक विनती की जाती है कि इन सारे प्रश्नों को आप एक समय सीमा पर एक निश्चित समयावधि में एक निश्चित तारीख तक सारे प्रश्नों के उत्तर देकर आप हमें डाक से भेज दें। तो वैयक्तिक साक्षात्कार, टेलीफोन साक्षात्कार और डाक द्वारा सर्वेक्षण विधि के कुछ लाभ और कुछ हानियां भी हैं। तो हम लोग यहाँ पर लाभ और हानि को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैयक्तिक साक्षात्कार विधि। इसमें उत्तर प्राप्त करने की दर सबसे अधिक होती है। इसमें हम सभी प्रकार के प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें परिमित उत्तर प्रश्न या फिर मुक्त उत्तर प्रश्न, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस या ओपन एंडेड क्वेश्चन, दोनों प्रकार के प्रश्नों का उपयोग यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर अस्पष्ट प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण का अवसर उपलब्ध रहता है। जो प्रश्न उत्तरदाता को कठिन हो या उसे समझने में कठिनाई महसूस होती है, वैसे प्रश्नों को सरलीकृत करके प्रश्नकर्ता उत्तरदाता के पास प्रस्तुत कर सकता है। इस विधि की हानि हम लोग देखें। इस विधि से आंकड़ा संग्रह करने का खर्च सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक उत्तरदाता के पास संपर्क स्थापित करना होता है। वह उत्तरदाता कितनी दूरी पर मौजूद है, कहाँ है, तो इसमें संपर्क स्थापित करने में भी इसमें ज्यादा खर्च हो जाता है। दूसरा, एक उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना रहती है, क्योंकि दोनों में प्रत्यक्ष संपर्क होता है। तो गणनाकार उत्तरदाता को लोभ या लालच देकर उसे प्रभावित कर सकता है। इसमें यह अधिक समय लेने वाली विधि है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जब इस विधि से जब आंकड़ा संग्रह किया जाता है तो उसमें अधिक समय लगता है। टेलीफोन साक्षात्कार विधि में देखें, इस विधि से आंकड़ा संग्रह करने में जो खर्च होने वाला होता है वह खर्च काफी अपेक्षाकृत कम होता है। वैयक्तिक साक्षात्कार विधि की तुलना में यहाँ पर कम होता है। यहाँ पर अपेक्षाकृत उच्च उत्तर दर, उसमें सबसे अधिक उत्तर प्राप्त करने की दर सबसे अधिक वहां पर होती थी, जबकि यहाँ पर टेलीफोन साक्षात्कार विधि में उत्तर प्राप्त करने की दर उच्च है। डाक द्वारा सर्वेक्षण विधि से अधिक है, लेकिन वैयक्तिक साक्षात्कार विधि से कम है। यहाँ पर भी हम अस्पष्ट प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण का यहाँ पर अवसर मिलता है, लेकिन इसकी हानि क्या है कि इस विधि का उपयोग बहुत ही सीमित होता है। सीमित ये होता है कि यह उस क्षेत्र में ही हो सकता है जहाँ पर टेलीफोन या फिर टेलीफोन या फिर मोबाइल की कनेक्टिविटी होती है। जहाँ कनेक्टिविटी नहीं होती है वहाँ पर यह विधि काम नहीं कर पाती है। यहाँ पर भी प्रतिक्रियाएं देखना संभव नहीं होता है, जबकि उत्तरदाता की प्रतिक्रिया वैयक्तिक साक्षात्कार विधि में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रतिक्रिया कहने का मतलब है कि कोई भी प्रश्न आप किए और उत्तरदाता उस प्रश्न के उत्तर देने के लिए किस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहा है, किस प्रकार का उसका रिएक्शन है। वो खुश है या फिर वो ज्यादा एक्साइटेड होकर उत्तर दे रहा है, या फिर वो उत्तर देने में वो सोच रहा है कि इसका उत्तर दें या ना ही दें। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसमें टेलीफोन साक्षात्कार विधि में आप इस प्रकार का रिएक्शन नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी गणनाकार चाहे तो उत्तरदाता को लोभ या लालच देकर उत्तर को प्रभावित कर सकता है। डाक द्वारा सर्वेक्षण विधि में जो लाभ है इसमें सबसे कम खर्च होता है। इसलिए कम खर्च होता है कि यहाँ पर हम प्रश्नावली को डाक के माध्यम से भेज देते हैं उत्तरदाता के पास। उत्तरदाता उसका उत्तर लिखता है और फिर वह भी डाक के द्वारा
गणनाकार के पास भेज देता है। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के लिए यह काफी उपयुक्त विधि है, क्योंकि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में हो सकता है कि वहां पर मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं हो, वहां पर आवागमन की सुविधा नहीं हो, तो वैसी परिस्थिति में आप डाक के द्वारा प्रश्नावली भेजकर वहां से आंकड़ा संग्रह कर सकते हैं। यहाँ पर उत्तरदाता पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, उत्तरदाता को यहाँ पर किसी भी प्रकार का लोभ या लालच नहीं दी जा सकती है। उत्तरदाता की गोपनीयता यहाँ पर सुरक्षित रहती है। दूसरी है कि संवेदनशील मुद्दों के लिए सर्वोत्तम है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर उत्तरदाता उत्तर देने में हेजिटेशन होता है, वो नहीं चाहता है कि हम इसका उत्तर दें, तो वैसे परिस्थिति में उन मुद्दों के लिए डाक द्वारा सर्वेक्षण विधि से अगर हम आंकड़ा संग्रह कर रहे हैं तो वहां पर आंकड़ा संग्रह करने में कठिनाई नहीं होती है। तो इसकी हानि क्या है? इसकी हानि यह है कि यह निरक्षरों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह विधि वहां पर ज्यादा उपयुक्त है जहां पर उत्तरदाता पढ़े लिखे होते हैं। उत्तर प्राप्त करने में समय अधिक लगता है, क्योंकि अब उत्तरदाता के पास निर्भर है कि वो उसको उत्तर देकर कब प्रेषित करे, कब वो भेजे। यहाँ पर अस्पष्ट प्रश्नों के स्पष्टीकरण का अभाव है। यहाँ पर कुछ उस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे जो उत्तरदाता के लिए कठिन होते हैं, या फिर वो उसका आशय नहीं समझ पा रहा होता है, तो उसको हम स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं कर सकते। प्रतिक्रियाएं देखना यहाँ पर भी संभव नहीं है। यहाँ पर भी आप उत्तरदाता की कोई प्रतिक्रिया नहीं देख सकते हैं। आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि जनगणना सर्वेक्षण और प्रतिदर्श सर्वेक्षण क्या है, सेंसस सर्वे और सैंपल सर्वे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सेंसस सर्वे या जनगणना सर्वेक्षण के बारे में। तो जनगणना सर्वेक्षण की वह विधि है जब हम अपने अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या के सभी इकाइयों को शामिल करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके अध्ययन क्षेत्र की जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी मदें हैं, सभी मदों को शामिल कर उनसे अगर आप सूचना एकत्रित करते हैं तो आपकी यह विधि जनगणना सर्वेक्षण के नाम से जानी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप यह मान लें कि 2019 में आपके जिले में धान का उत्पादन कितना हुआ था, ये अगर आप चाहते हैं कि 2019 में आपके जिले में धान का उत्पादन कितना हुआ था, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आंकड़ा संग्रह करना पड़ता है आपको। तो यह आंकड़ा संग्रह करने के लिए आपके जिले में जितने भी धान के उत्पादक हैं, सभी धान के सभी उत्पादकों से अगर आप सूचना एकत्रित करते हैं, तो सूचना एकत्रित करने की यह विधि जनगणना सर्वेक्षण के नाम से जानी जाती है। इसका सटीक उदाहरण है कि भारत में हर 10 वर्ष पर जनगणना का कार्य होता है। जनगणना का कार्य होता है, सेंसस का कार्य होता है। मतलब यहाँ पर जनसंख्या से संबंधित, भारत की जनसंख्या से संबंधित आंकड़ा संग्रह किया जाता है प्रत्येक 10 वर्ष में, और वहाँ से अध्ययन किया जाता है कि भारत में जनसंख्या की स्थिति क्या है, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या में वृद्धि की दर क्या है, यहाँ का लिंगानुपात क्या है, यहाँ साक्षरता दर कितनी है, यहाँ के लोगों में रोजगार की स्थिति क्या है। तो यह आंकड़ा प्राप्त करने की यह विधि जनगणना सर्वेक्षण के नाम से जानी जाती है। दूसरा है प्रतिदर्श। तो प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सैंपलिंग सर्वे से आप परिचित हैं। आपके दैनिक जीवन में भी इस मेथड का प्रयोग बखूबी होता है। जैसे आप अपने घर में आइए, तो घर में जब आपके यहाँ चावल पक रहा होता है तो आप देखते हैं, आपकी माँ या फिर खुद आप चावल पकाते होंगे तब देखते होंगे कि चावल बर्तन से 2 या 4 या 5 चावल आप निकालते हैं, और निकालने के बाद उसको चेक करते हैं, और चेक करने के बाद आप यह निर्णय ले पाते हैं कि पूरे बर्तन का चावल पक गया। उसी प्रकार मान लिया जाए कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है बुखार हो, ठीक नहीं हो रहा हो, या फिर आप कोई दूसरी बीमारी हो, तो वहाँ पर ब्लड टेस्ट की जब आवश्यकता होती है, तो जो ब्लड टेस्ट करता है आपके शरीर से पूरा ब्लड नहीं निकालता है, आपके शरीर से ब्लड का कुछ हिस्सा ही निकालता है, कुछ बूंद निकालता है, या फिर कुछ मिलीलीटर रक्त ही निकालता है। उसके बाद टेस्ट करके वो आपको बताता है कि हाँ, आपके सैंपल में एक पर्टिकुलर बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया मौजूद हैं, आप उस बीमारी से आप पीड़ित हैं। अब देखिए, पॉलिटिकल साइंस में भी
इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जैसे जब किसी विधानसभा का चुनाव हो रहा होता है किसी राज्य में, या फिर देश के लिए लोकसभा का चुनाव हो रहा होता है, तो चुनाव समाप्ति के बाद और चुनाव मतगणना के तिथि से पहले टेलीविजन वाले क्या करते हैं, एक सर्वेक्षण दिखाते हैं जिसमें बताते हैं कि किस पार्टी को बहुमत मिलने के आसार हैं। यह मेथड क्या है? प्रतिदर्श मेथड है। इसे हम लोग एग्जिट पोल के नाम से भी जानते हैं, और उनकी जो एग्जिट पोल की जो विधि होती है उसे हम लोग सैंपलिंग सर्वे कहते हैं। तो सैंपल सर्वे क्या है? अब आपसे परिभाषा पूछा जाए कि सैंपल सर्वे क्या है और प्रतिदर्श सर्वेक्षण क्या है। तो प्रतिदर्श सर्वेक्षण उस प्रकार का सर्वेक्षण है जब हम समष्टि के किसी विशेषता का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, और उस समष्टि की किसी विशेषता के अध्ययन करने के लिए समष्टि के कुछ इकाइयों को, समष्टि के कुछ भागों को, जनसंख्या के कुछ इकाइयों को, जनसंख्या के कुछ भागों को शामिल कर हम सूचना एकत्रित करते हैं। तो सूचना एकत्रित करने की यह विधि प्रतिदर्श सर्वेक्षण कहलाती है। जैसे आपका अध्ययन क्या था, ये टेलीविजन वाले एग्जिट पोल में अध्ययन क्या कर रहे थे कि किसी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलने के आसार हैं। तो वे क्या करते हैं, तो पूरे विधानसभा क्षेत्र माने पूरे राज्य के सभी मतदाताओं से वो सूचना एकत्रित नहीं करते हैं, सभी विधानसभा क्षेत्र से वो सूचना एकत्रित नहीं करते हैं। किसी राज्य के कुछ विधानसभा क्षेत्र का चयन करते हैं, कुछ विधानसभा क्षेत्र के चयन करने के बाद कुछ बूथ का चयन करते हैं, और फिर कुछ बूथ से पर सभी मतदाताओं से न लेकर के कुछ मतदाताओं का वो सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद सूचना प्राप्त करके एक निष्कर्ष निकालते हैं कि किस पार्टी को बहुमत मिलने के आसार हैं। तो अभी प्रश्न ये है कि हम प्रतिदर्श का चयन कैसे करें। जनसंख्या से जब कुछ इकाई या कुछ भाग का चयन करते हैं तो उसके तरीका हमारे पास क्या होंगे। तो उसके लिए दो तरीका है, एक तरीका है यादृच्छिक प्रतिचयन, और दूसरी तरीके को हम लोग कहते हैं अयादृच्छिक प्रतिचयन, रैंडम सैंपलिंग, और दूसरे को कहते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग। तो रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, तो रैंडम सैंपलिंग में होता है कि जनसंख्या के जिस इकाई का हम चयन करते हैं, जनसंख्या के जितनी भी इकाइयां हैं सभी इकाइयों के चयनित होने की संभावना बराबर होती है। अयादृच्छिक प्रतिचयन में जनसंख्या के प्रत्येक भाग के चयनित होने की संभावना बराबर नहीं होती है। वहां पर गणनाकार या फिर प्रश्नकर्ता या फिर अन्वेषक वो अपनी बुद्धि, अपने विवेक से लोगों का जनसंख्या के कुछ इकाइयों का चयन वो करता है। तो उसे हम लोग अयादृच्छिक प्रतिचयन कहेंगे। लेकिन अपने विवेक से नहीं, अपने कुछ एक मेथड लगाकर अगर गणनाकार चयन कर रहा होता है तो उसे हम लोग यादृच्छिक प्रतिचयन या फिर रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। तो रैंडम सैंपलिंग तैयार करने की दो विधियां हैं, एक लॉटरी मेथड और दूसरा यादृच्छिक संख्या सारणी मेथड। तो लॉटरी मेथड में क्या है, लॉटरी आप जानते हैं, लॉटरी में क्या है कि आप एक टिकट खरीदते हैं, उसके बाद फिर टिकट एक दिन टिकट उस लॉटरी खुलती है, खुलने का मतलब है कि उस दिन वो खेली जाती है। अब एक एक पर्ची वो निकालते जाता है, दिखाते जाता है कि किसका क्या निकल रहा है। जैसे मान लिया जाए कि आपके कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं और 20 विद्यार्थियों में से आपको 4 विद्यार्थी का चयन करना है। अब समस्या है कि किस विद्यार्थी का चयन करें। अब मान लीजिए कि आप राम का चयन करते हैं तो श्याम गुस्सा जाएगा, अरे उसका क्यों चयन करूँ, मेरा क्यों नहीं चयन कर रहे, क्यों चयन करना है। मान लिया जाए कि 20 विद्यार्थी हैं और 20 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थियों का चयन करना है कि जो क्रिकेट खेलते हैं। अब ये प्रश्न है कि 20 विद्यार्थी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, अब उसमें से हमको 4 का ही सिलेक्शन करना है, तो कैसे करेंगे सिलेक्शन। तो हम क्या करते हैं, 20 विद्यार्थियों के लिए 1 से लेकर 20 तक का अंक एक कागज में नोट करते हैं। 20 टुकड़ा कागज का 20 टुकड़ा लेते हैं, प्रत्येक टुकड़ा पर एक नंबर नोट करते हैं, फलाने आदमी के लिए 1, दूसरे आदमी के लिए 2। इस तरीके से हम 1 से लेकर 20 तक का संख्या अलॉट कर देते हैं, जो आपके कक्षा में रोल नंबर भी आपका होता है। तो उस रोल नंबर को हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद एक विद्यार्थी को आके कहते हैं एक काम करो, इसमें से एक पुर्जा निकालो, एक करके 1 2 3 4 पुर्जा। तो 4 पुर्जा वो निकाल कर दे दिया आपको। तो 4 पुर्जा में जिसका भी रोल नंबर आया उसका सिलेक्शन हो गया। तो इसमें किसका सिलेक्शन होगा, ये सिलेक्टर या चयनकर्ता को भी पता नहीं होता है कि हम किसका सिलेक्शन कर रहे होते हैं। अचानक किसी का भी सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग यादृच्छिक प्रतिचयन
कहते हैं। और दूसरा है यादृच्छिक संख्या सारणी। तो ये सारणी आपके पुस्तक के बाईं ओर परिशिष्ट वाले पेज पर है। उस सारणी को बनाया है टिपिट महोदय ने। वो 4 अंकों की सारणी है, या फिर आपको इंटरनेट में भी ये सारणी मिलती है। उस सारणी से भी हम 4 अंक कहीं से भी एट रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के संबंध में जो भी आपका सजेशन होगा, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद किसी संकल्पना में कहीं भी आपको समझने में कोई कठिनाई उत्पन्न हुई होगी, तो प्लीज़ आप हमें अवश्य अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप देखते रहिए सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। और मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हम अगले वीडियो में आंकड़ा के संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे आपके पास। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।